नमस्कार बच्चों। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बोर्ड के लिए और वनडे एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। अगर पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो आते हैं बच्चों, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जरूरी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जरूरी होता है बच्चों कि आप इसके बेसिक को समझिए। किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए सबसे पहले जरूरी है आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, तो आप बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिएगा। जैसे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। टू प्लेन में ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये दोनों जो एक्सेस हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है 0,0। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों एक दूसरे को 4 भागों में डिवाइड कर दिए, 4 यहाँ पे भाग बन गए। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इसका मतलब है चतुर्थांश। ठीक है, इधर होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में बच्चों, जैसे आप कोई पॉइंट लिखते हो, किसी भी पॉइंट के लिए जरूरी है सबसे पहले आप x को लिखोगे और y को लिखोगे। सबसे पहले आप x को लिखोगे, उसके बाद में y को लिखोगे। तो बात आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। ठीक, आते हैं सेकंड में तो x नेगेटिव होता है और y जो है ये पॉजिटिव होता है। आते हैं थर्ड में तो x दोनों नेगेटिव होते हैं। जब हम फोर्थ में पहुंचते हैं तो x पॉजिटिव हो जाता है और y नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि x में हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं और y में नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गई एक पॉइंट की, वो क्वाड्रेंट की बात। जिससे हमको पॉइंट मिल गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसा। किसी भी पॉइंट में जो x की वैल्यू होती है उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और जो y की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इतना बात क्लियर है। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको 2 पॉइंट दे दिया जाए, अगर A और B। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। ठीक है, और आपको ए बी फाइंड करना है, मतलब मैं डिस्टेंस फार्मूला की बात कर रहा हूं।
डिस्टेंस फार्मूला की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलेगा देखिएगा। ए बी इक्वल रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करने के बाद सेम हो जाएगा। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दोनों कंडीशन में ए बी की ही वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज क्या है ये हम समझते हैं। देखिए, जिससे पहले बात आती है ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल में कौन कौन सा ट्रायंगल होता है? इक्विलैटरल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है, और स्केलिन होता है ना। मतलब जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे होगा? 3 पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे 3 पॉइंट दे दिए गए और आपसे बोला जाएगा प्रूव कीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो आप तीनों साइड के बीच की वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे ऐसे बना हुआ है ए बी सी, ए बी फाइंड करोगे, बी सी फाइंड करोगे और ए सी फाइंड करोगे। अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल आती है सॉल्व करने पर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अगर आइसोसेलेस प्रूव करना है तो क्या करेंगे? ए बी बी सी और ए सी फाइंड करेंगे, है ना। ए बी बी सी और ए सी फाइंड करने के बाद में आप देखोगे कोई दो साइड इक्वल आ रही है, मतलब ए बी और बी सी इक्वल आ गया या ए बी और ए सी इक्वल आ गया तो आइसोसेलेस हो जाएगा। तीनों साइड अगर इक्वल नहीं आते हैं तो स्केलिन में चला जाएगा। और इसका फोर्थ होता है, फोर्थ पार्ट की बात करें तो वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये पीजीटी को फॉलो करता है। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम लोग ट्रायंगल में करते हैं, है ना। इसके बाद में आगे बढ़ोगे तो आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल में आपका होता है स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, है ना। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है इसके जो है सभी साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल इक्वल होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला का इसमें यूज हो जाएगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल कर लोगे और डायगोनल इक्वल आ जाएगा। रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम लोग अलग अलग शेप में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे।
पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां पे ए और बी दो पॉइंट दिए गए हैं, है ना। ए पॉइंट दिया और बी पॉइंट दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। 2,5 6,1 ये आपका हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। देखिएगा जब आप ए बी फाइंड करोगे, रूट x1 माइनस x2 2 माइनस 6 प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 5 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर करोगे 16 और यहां पे 4 का स्क्वायर करोगे 16। तो ए बी आपका हो गया रूट 32। 32 का मतलब होता है 4 रूट 2। तो ए बी की डिस्टेंस आ गई आपकी, कितना आ गया बेटा 4 रूट 2। बात समझ में आया? फिर से एक बार समझ लो, ए और बी दो पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी दो पॉइंट दिया है, तो ए बी हम फाइंड कर रहे हैं। x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 6, 5 माइनस 1 माइनस किया, -4 आया, स्क्वायर कर दिया 16 आ गया। 5 से 1 माइनस हुआ, 4 आया, स्क्वायर कर दिया 16 आ गया। और इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इसको। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, 10th क्लास पास कर चुके हो, तो आप आगे वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचा दीजिए। और भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज होता है। कैसे यूज होता है बच्चों? कोलिनियर प्रूव करने में। कोलिनियर के लिए यूज होता है। जैसे आपको 3 पॉइंट दे दिए गए, ए दे दिया x1 y1, बी दे दिया गया x2 y2, सी दे दिया गया x3 y3। आपको प्रूव करना है ए बी सी कोलिनियर होंगे। तो आप क्या करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे और ए सी फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे बेटा, किसी दो का सम, किसी भी दो को प्लस करने पे तीसरे के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ए बी सी कोलिनियर होंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो ए बी सी कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट के दिए जाने से और क्या फाइंड किया जा सकता है। एक तो हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा देखिए
अब ए और बी दो पॉइंट दिए हैं, x1 y1 x2 y2, तो इससे आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। स्लोप कैसे निकलेगा बेटा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इससे हमको स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप एक्चुअली में होता क्या है, x एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा होता है ना, ये होता है स्लोप। चाहे इधर बन रहा है तो ये होता है स्लोप। ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब लाइन की इक्वेशन दी होती है। अभी लाइन का इक्वेशन तो पता है नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट दिया गया है, तो पॉइंट से आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बताते हैं, आप समझिएगा। जैसे ए और बी पॉइंट दिए गए हैं, इसके बीच में पी पॉइंट है, पी पॉइंट दिया है x, y। P जो है वो AB को, देखिए P जो पॉइंट है AB को इस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब AP रेशियो BP इक्वल M रेशियो N। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द पॉइंट ऑफ P। P पॉइंट बताना है आपको, तो ये हो जाएगा, देखिएगा कैसे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक बेटा, ये जो है सेक्शन फार्मूला है, इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी का यूज हम देख लेते हैं। इफ P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब समझते हैं, जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। इसको कोई हमने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, जब P मिड पॉइंट हो जाएगा तो Mn की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब इसको यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा k x2 k x1 अपॉन में k प्लस k। यहां पे रखेंगे k y2 k y1 अपॉन में k प्लस k। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। k कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 अपॉन में 2k, k कॉमन ले लो, y1 प्लस y2 अपॉन में, यहाँ पे आप लिखोगे 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं बच्चों? तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये हमको क्या मिल गया? मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। ये जो है मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, ये सेक्शन फार्मूला से ही बना हुआ है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। दूसरा चीज और समझ लीजिए, ये फार्मूला तब लगेगा जब P जो है इंटरनल पॉइंट होगा। P जो है वो इंटरनल पॉइंट होगा, तब के लिए है। इसी में मैं लिख देता हूं, इफ P इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या होगा?
प्लस रिप्लेस हो जाएगा माइनस में। अगर P एक्सटर्नल पॉइंट होता, ये जो P है एक्सटर्नल पॉइंट होता, तो यहाँ प्लस जो आया है यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम अच्छे से समझा पाए होंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए धन्यवाद। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आएगा। इसके आगे वाली वीडियो भी देखिएगा आप। धन्यवाद।